चलिए चलिए चलिए। कितना नंबर पे थे अपन? कुछ चैप्टर नंबर थे हुए। ये हो गया राइट। अभी नेक्स्ट है ना बच्चे लोग, अपने पास है टाइप्स ऑफ इशू। लेक्चर चालू के बाद नेक्स्ट है अपने पास क्या बच्चा? टाइप ऑफ इशू, है ना। अभी जब मैं टाइप ऑफ इशू का यहाँ पे बात करता हूं, तो इट इज मोस्टली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी। ठीक है। अब हम देखें तो अपने को क्या क्या टाइप ऑफ इशू है। अभी ये सब कुछ वही है जो ऑलमोस्ट अभी तक अपना एग्जीक्यूटिव वाला रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि तुमको ये नहीं पता है। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज दे आर टॉकिंग टू अस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसका? इनिशियल पब्लिक ऑफर का। ठीक है। अभी व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर? अच्छा, तो सबसे एकदम बचपन आपको जीना है तो आपको मालूम होना चाहिए वही अपने जो मार्केट्स है वो दो तरीके के होते हैं। एक क्या? एक है ना, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। सो हम लोग जो फंड रेजिंग करते हैं वो हमेशा किसमें होता है बेटा? प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में कोई फंड रेजिंग होता है क्या? नहीं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स ओनली एक्सचेंज हैंड्स विच आर ऑलरेडी इशूड। तो मेजरली जो फंड रेजिंग होता है वो कहाँ होता है? वो हमेशा किसमें होता है? प्राइमरी मार्केट में। अब ये पूरा है ना, वो लोग ने ऑलमोस्ट प्राइमरी मार्केट के हिसाब से ही दिया है कि जैसे फर्स्ट इशू दे आर कॉलिंग टू अस अबाउट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम अ कंपनी इज वांटिंग टू इशू व्हाट बेटा? शेयर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज गोइंग टू इशू व्हाट बेटा? टू द पब्लिक। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पब्लिक ऑफर। ठीक है। अब हमको भी पता है कि अपना आईसीडीआर बोलता है ये इसके साथ साथ आपको खुद को लिस्टिंग करवाना भी जरूरी है। एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी लिस्टिंग हेंस ऑल द आईसीडीआर का रेगुलेशंस देन व्हाट बेटा कम्स इन प्लेस। ठीक है। बट अपने को ये भी पता होना चाहिए कि आईपीओ के साथ साथ एक और चीज भी है जो हमेशा जुड़ जाएगा। एनीबॉडी? ये और एक चीज क्या होता है आईपीओ के साथ? लिखा नहीं है इधर। है ना। आईपीओ के साथ साथ एक और चीज हमेशा जुड़ सकता है, इज व्हाट बेटा? ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल में भी वी ऑल नो कि देर इज नो फ्रेश इशू, देर इज नो फंड रेजिंग। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है किसके पास होंगे? प्रमोटर्स के पास होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स के पास होंगे, है ना। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं फॉर सेल। दैट इज व्हाई इट इज द नेम इज ऑल्सो व्हाट बेटा? ऑफर फॉर सेल। अभी जब भी ऑफर फॉर सेल आएगा तुम्हारे दिमाग में एक चीज हमेशा आना चाहिए कि ऑफर फॉर सेल is more so like an exit opportunity. वापस, offer for sale is more so like an exit. तो whenever you want to write about the offer for sale आप लोग हमेशा ये लिखने का कोशिश करोगे कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है बेटा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है। अभी किस तरीके का एग्जिट अपॉर्चुनिटी होता है जरा मेरे को बताओ कोई। डू यू नो एनी एग्जांपल? When I say an exit opportunity, what do I mean by the exit opportunity? बायबैक नहीं। पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? Why is that word coming in between? That is the thing, whole thing. क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है ना, तो उसको फेयर प्राइस में एग्जिट देता। बराबर है। तो फेयर प्राइस में एग्जिट क्यों देने का होता है? व्हाट इज फेयर प्राइस में एग्जिट देना?
तो बराबर बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चाहिए। एनीबॉडी एल्स? तो हम शार्क टैंक देखते हैं। शार्क टैंक में अभी आप देखते हो लोग अपने कंपनीज लेकर आते हैं, तो ऑल ऑफ दोस कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अभी कौन सा कंपनी तुमको एकदम परफेक्टली याद आ रहा है शार्क टैंक? पैराडाइज। क्या करता था वो? ब्यूटी प्रोडक्ट, हेयर, ठीक है, हेयर। या हैमर ले लो, चलो वर्स्ट केस। तो हैमर तो सबको पता है, वो अमन गुप्ता जिसने वो खरीदने वाला था, ठीक है। तो हैमर वाला एक कंपनी आया था बेटा, वो पिच करने के लिए आया था। अभी ऑब्वियसली दे वांटेड मनी, दे वांट टू बी ग्रो, बिकम बिग, ठीक है। अभी मान के चलते हैं अमन गुप्ता ने उसमें इन्वेस्ट किया, तो आज दे आर इन्वेस्टिंग एट अ वेरी वेरी लो प्राइस, ठीक है। वो बोलते हैं ना मेरे को 3% स्टेक मिलेगा कुछ 50 लाख रुपीज में, ये वो, तो दे आर इन्वेस्टिंग एट वेरी वेरी लो प्राइस। नाउ दीज आर like your venture capitalist or angel investors which are ready to take the risk. They feel that there is a potential, बोलते हैं हम तुमको ग्रो होने में मदद करेंगे। आज की डेट में ग्रो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रिस्क तो है। दे आर टेकिंग अ बिग रिस्क, दे आर टेकिंग अ बिग रिस्क, दे गेट अ चंक ऑफ द शेयर्स। अभी समझ लो कि कोई बंदे ने अमंग द शार्क टैंक एक 5% ऑफ द शेयर्स इन्वेस्ट किया, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। से 5% इज 5 लाख शेयर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5% इज व्हाट बेटा, 5 लाख शेयर्स। आज की तारीख में वो लोग ने इन्वेस्ट किया है 1 शेयर ऑफ से 50 रुपीज, ठीक है। सो 5 लाख शेयर्स इंटू 50 कितना, 25 लाख, 25 लाख, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। 25 लाख रुपए उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट। कंपनी अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ग्रो किया, ग्रो किया, ग्रो किया। फाइनली कंपनी हैज रीच्ड अ स्टेज की कंपनी बोलती है अब अपने को पैसा चाहिए एंड वी कैन गो फॉर एन आईपीओ। अब जब आईपीओ देने का बारी आता है, तो कंपनी क्या बोलती है कि जो इन्वेस्टर है, लाइक हम जो से अमन गुप्ता ने उसमें इन्वेस्ट किया है 5%, तो तुमको अब हम एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम ये शेयर्स अपने पब्लिक को बेचो और तुम हमारे कंपनी से डिसइन्वेस्टमेंट करके निकल जाओ। अब व्हाई वुड दे वांट टू गो अवे? बिकॉज मे बी उनको लगता है कि अभी राइट टाइम है निकलने का, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बना लेता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बना के फाइनली आई विल गो एंड टेक एन एग्जिट। कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट को आप लिक्विडेट करोगे ना बेटा, है ना। तो अभी टाइम है कि मैं लिक्विडेट करूँ, शायद वो और कोई दूसरा ऐसा कंपनी ढूंढेंगे, वहां पे फिर से पैसा लगाएंगे। दैट इज व्हाट द सीरियल इन्वेस्टर्स आर, राइट। तो वो लोग ऐसे ही करते, सीरियल एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दे विल वांट टू डू दैट। तो वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वर्ड क्यों आ रहा है ये समझ रहे बेटा? तो उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा है, कभी तो उनको कंपनी से के शेयर बेचने का मौका देना पड़ेगा। तो वो मौका उनको दिया जाता है थ्रू व्हाट बेटा, है ना, आईपीओ, जहां पे कंपनी बोलती है हम आईपीओ तो कर रहे हैं, साथ साथ में तुम्हारा ऑफर फॉर सेल भी कर देंगे, सो दैट आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आपने इतना दिन तक हमारा साथ दिया, अब आपको बेचना है तो आप उसको एक फेयर प्राइस पे बेच सकते। तो मेरे को हमेशा ये चाहिए कि वेन एवर यू से अ वर्ड ना, तुमको वो मालूम तो होना चाहिए कि वो वर्ड बोला क्यों जा रहा है। देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू राइट इन द पेपर्स की यार ये हो क्या रहा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। इसका वन ऑफ द बेटर एग्जाम्पल्स हो सकता है, हाँ हाँ वाली बच्चा ETT, हाँ ये देखो, लेट्स सी मिलता है कि नहीं अपने को। तो वो तो ये बड़ी फिल्म्स का होता ही है। शिल्पा शेट्टी हैड इन्वेस्टेड कितना, 6.7 crores इन द कंपनी, कौन सा, मामाअर्थ, अक्वायरिंग ओवर 16 लाख शेयर्स एट 41.86 अ पीस, है ना। द एक्टर विल बी सेलिंग 13.93 लाख शेयर्स इन एन ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द आईपीओ। द प्राइस मनी 308, तो 41 रुपीज का शेयर उसने कितने में बेचा बेटा, 308 से 324, 308 ही पकड़ ले तू, या 324 पकड़ ले, जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसने 6.7 करोड़ लगाए थे, तो कितना मिलेगा ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.83 करोड़, मतलब वो जो सारा नहीं बेच रही है ना वो, तो कितना बेच रही है, सिर्फ 16 लाख शेयर्स बेच रही है ना, 13 लाख बेच रही है आउट ऑफ 16 लाख।
तो उसका इक्विवेलेंट से 5.83 करोड़ आता रहेगा फॉर 13.93 लाख शेयर्स शी विल बी ऑफलोडिंग। तो 5.83 बना 13.93, ऑलमोस्ट 250 टाइम्स उसको रिटर्न्स मिला। तो ये समझ रहे अभी धीरे धीरे। तो दिस इज वेयर आई वांट कि तुम ना एग्जीक्यूटिव से थोड़ा ऊपर हो जाओ एंड तुमको ये धीरे धीरे क्विकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रमोटर्स आल्सो डू। प्रमोटर्स के पास भी बहुत सारा शेयर्स होता है, उनको भी कभी तो एग्जिट चाहिए होता है। तो ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ से मिलती है? ऑफर फॉर सेल्स। ठीक है, तो क्लियर है। आगे आगे आएगा ये। अभी जो भी अपना डिस्कशन है ये बिल्कुल फ्यूटाइल डिस्कशन नहीं है बेटा, क्योंकि अभी शायद ये चैप्टर में ये पढ़ने के टाइम पे कॉन्सेप्ट इतना ना दिखे, बट आगे कहीं पर भी किधर भी अपने को ये सारे डिस्कशंस आने वाले हैं। यू शुड बी रेडी फॉर। तो अभी एक बार ही मेरा हो गया आपके साथ ये बात। अभी इसके बाद आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन रियली एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज एन ऑफर फॉर सेल। वो अपना आईसीडीआर का चैप्टर में अपने को बहुत आने वाला है, तो तभी यू शुड बी रेडी फॉर इट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो, अब ये होने के बाद when further the company needs money, है ना, तो कंपनी के पास दो है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है ना। इंटरनल का पैसा रेस कर सकते हैं। टेक्निकली इंटरनली कैसे करेगी? बाय गिविंग अ राइट इशू। तो मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पूछता हूँ कि भैया हमको पैसा चाहिए, आपको लेने में इंटरेस्ट है क्या, है ना। एंड अगर उसको एक्सटर्नल चाहिए तो वो जाके करेगा देन फर्दर पब्लिक ऑफर, है ना। तो ये ऑब्वियसली पब्लिक ऑफर है। दिस इज नॉट टू माय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और माय एम्प्लॉइज, ईसॉप बीसॉप कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अपने पास है प्रेफरेंशियल इशू। अभी व्हाट इज अ प्रेफरेंशियल इशू? specific group of developers को प्राइवेट प्लेसमेंट, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को। सो दिस इज नॉट अ पब्लिक, ये प्रेफरेंशियल है। तो प्रेफरेंशियल है तो पब्लिक इशू बिल्कुल भी नहीं है। इट इज लाइक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेटली ऑफर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो इशू होगा। देन you have a very specific category of qualified institutional placement and इसमें इन्वेस्ट करने वाले होते हैं QIBs, qualified institutional buyers, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 13 लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो गवर्नमेंट ने किया है। सो इनके बारे में खास बात क्या है? दे आर प्रोफेशनल्स। उनका टेक्निकली काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। चलो गुड, प्रोफेशनल्स है। और क्या है? और बताओ। बहुत ज्यादा कैश पे रहते हो। बहुत ज्यादा कैश देते हैं, सो दे डोंट एंटर इन स्मॉल ट्रांजैक्शन, देयर द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी वेरी बिग। एक और इंपॉर्टेंट बात चाहिए मेरे को। अलॉटमेंट भी पहले होता है। नहीं, Risk रिस्क बेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सब कुछ होता क्यों है बेटा? क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड इन द सेंस व्हाट बेटा? दे हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग स्टडी ऑफ व्हाट बेटा? द मार्केट्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है ना, कोई ऐसे नए नवेले प्लेयर्स नहीं होते। अभी तुम जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तुम क्या सोच के मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? सिर्फ प्राइस नीचे। तुम कभी एनालिसिस किया है कि कंपनी का पी क्या है, कंपनी का ऑर्डर्स कितने हैं? समझा? तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच ड्राइव। अभी मैं पहले एक बार कभी तो एनडीटीवी वगैरह ये देखता था काफी, तो मेरे को समझता था कि एलएनटी वगैरह जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना बेटा, इनके जो प्राइजेस ऊपर जाते हैं ना, ये किस पे जाते हैं मालूम है? इनको जब कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं ये तो बहुत बात की बात है, पर इनका जो जब ऑर्डर बुक फुल हो जाता है ना, तो इनके प्राइजेस बहुत सर्च करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वहां पे वो प्रोजेक्ट मिलना एक बहुत बड़ा काम है, पब्लिक को ये श्योर है कि वो प्रोजेक्ट मिला तो ये कर ही देगा। तो इनको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके बेसिस पे उनके क्या होते हैं? प्राइसेस बहुत ऊपर जाते हैं। अभी अपन ये सब नहीं देखेंगे। अभी मैं अगर तुमको बोले एलएनटी का शेयर का एनालिसिस कर, तू थोड़ी ना ऑर्डर बुक देखेगा। तू लाइक नॉर्मल पर्सन जाके देखेगा बैलेंस शीट, जाके देखेगा पी रेशियो, ये जो अपने को थोड़ा बहुत पता है। तो ना बहुत सारे, बट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं मालूम है? इनको ये सब पता होता है। दे हैव अ टीम, दे हैव अ प्रॉपर एनालिसिस के टूल्स जो उनको एक विजिलेंट इन्वेस्टर बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूआईबीज का। एंड दैट इज व्हाई क्यूआईबीज के लिए बहुत अलग रूल्स है, नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अलग रूल्स है। सो नॉर्मल पब्लिक को जब अपन ऑफर करते हैं तो वो से भी बहुत ख्याल रखता है कि वहां पे कुछ भी गड़बड़ ना हो, डिस्क्लोजर्स दिए जाए, बार बार एडवर्टीजमेंट दिए जाए।
उतना स्ट्रिक्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग उतना कैपेसिटी रखते हैं कि दे नो द रिस्क्स, ठीक है, दे नो व्हाट दे आर पुटिंग देयर हैंड्स इन, एंड अकॉर्डिंगली अपने को चलता है। इसीलिए उनके लिए एक अलग सेक्टर ही बनाया गया है। सो उनको ना पब्लिक नहीं मानती। तुमको समझ रहे हैं उनको क्यों पब्लिक नहीं मानते? क्योंकि उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस पूरे अलग है। जितना डिटेलिंग पब्लिक में लगता है उतना क्वालिफाइड में नहीं लगता, ठीक है। एंड लास्ट टाइम पास इज व्हाट बेटा, बोनस। क्योंकि अपने को सबको पता है बोनस में फंड रेजिंग तो नहीं होता है, सिर्फ तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैपिटलाइज करके क्या करते हो बेटा, शेयर्स। तो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट अलग अलग टाइप ऑफ व्हाट बेटा अपना, ठीक है। फटाफट कोई पढ़ रहा है मेरे लिए? इनिशियल Initial public offer. It means an offer of specified securities by an unlisted issuer to the public for subscription and includes an offer for sale of specified securities to public by any existing holder of such securities in an unlisted issuer. ओके, सबसे पहला अच्छे से करो कि इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा, ऑफर फॉर सेल। In order to qualify as an initial public offer, the offer of securities must be by an unlisted issuer company. ये दूसरा अंडरलाइन करो कि आईपीओ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी बाय अनलिस्टेड। ओके, अभी तुम आईपीओ करोगे फिर लिस्ट हो जाओगे, उसके बाद जब आप वापस ऑफर करोगे तो आईपीओ तो नहीं कहलाएगा, फिर तो एफपीओ कहलाएगा ना बेटा। तो आईपीओ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इश्योर है वो क्या होना चाहिए बेटा, अनलिस्टेड होना ही चाहिए। ओके, आगे। And such an issue shall be made to the public and not to the existing shareholder of the unlisted issuer company. क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया तो सो इट शुड नॉट बी अ राइट इशू। Further public offer, FPO. It is an offer of specified securities by a listed issuer company to the public for subscription. ओके, अभी एफपीओ कौन कर रहा है? Listed issuer company. तो अभी ये ना एक चीज अंडरस्टैंड करो बेटा, ये ना बहुत छोटे छोटे कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, बट आप है ना नॉर्मल जब भी लिखते हो ना खाई खाई में, आप इतना ध्यान दे के नहीं लिखते हो। वेरिन आई वांट कि तुम ये ध्यान रख के लिखो, थोड़ा अंडरलाइन वगैरह करो, तो इट गिव्स अ गुड हाईलाइट, ठीक है। इट दिस पोटेंशियली इज अ सेपरेट 5 मार्क का क्वेश्चन वेयर विल दे से व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज, ठीक है। अब जब तुम लिखते हो ना, तुम भी बहुत ध्यान रख के लिखोगे कि आईपीओ इश्यूअर कौन है, अनलिस्टेड। आईपीओ में इंक्लूड क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल, ठीक है। फिर जब मैं एफपीओ बात करता हूं तो एफपीओ कौन कर रहा है, लिस्टेड कंपनी, है ना। आईपीओ में हम लोग बोलते हैं आईपीओ डज नॉट इंक्लूड एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और द शेयर होल्डर्स, तो वो लिख दो ऐसा ऐसा, है ना। चलो आगे। In other words, another issue to the public other than its existing shareholders or to a select group of person by the listed person is referred to as FPO. ओके, 2 मिनट ध्यान देना। In other words, another issue to public other than its existing shareholders, मतलब अगेन राइट्स को अलग ही निकाल दिया। एफपीओ में भी बोलता है राइट्स इंक्लूडेड नहीं होगा, एंड ऑल्सो टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट को भी बाहर निकाल दिया। मतलब आपको किसको करना है बेटा, पब्लिक को ही करना है, ठीक है। हाँ आगे। It also includes an offer for sale of specified securities to the public by any existing holder of such specified securities in a listed issue. इसमें भी ऑफर फॉर सेल इंक्लूड हो सकता है बेटा, एफपीओ में भी। अभी जैसे अपन ने देखा शिल्पा शेट्टी ने 16 लाख शेयर्स लिए थे, उसमें से उसने 13 लाख शेयर्स ही क्या किए, ऑफलोड किए। बाकी के 3 लाख वो शायद नेक्स्ट टाइम जब मामा अर्थ क्या करेगी, एफपीओ करेगी, तो एफपीओ में भी वो ऑफर फॉर सेल में बाहर निकलने का कोशिश करेगी, जो विथ वॉट एवर द शेयर्स शी हैज। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग व्हाट बेटा, ऑफर फॉर सेल। अभी ना दैट इज वाई ना ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें ऐसे माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स अपने को देखने को थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, विच बंद करे मतलब कम करे से, विच यू नो कि होते हैं, बट अभी अपने को थोड़ा हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है ताकि तुमको आंसर लिखने के टाइम पे वो प्रॉपरली बैठ जाए, ठीक है। चलो आगे। Rights issued
right issue of securities is an issue of specified securities by a company to its existing shareholders as on a record date in a predetermined ratio. Okay, so as on a record date in a predetermined ratio and इधर क्या आना चाहिए, existing share right issue में मेरे को ये 3 वर्ड्स चाहिए कि it is an issue of securities by a company to its what बेटा existing shareholders on a record date and as per a predetermined ratio. ठीक है, so अभी I don't need to explain record date with you, but एक discuss मतलब I don't need to tell you but just reconfirming record date क्या होता है बेटा. तो मुझे किस दिन मुझे एक कट ऑफ डेट रखना पड़ेगा कि इस दिन जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको मैं राइट्स. अब ये मेरे को क्यों रखना पड़ता है कट ऑफ डेट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनी का शेयर कीप्स ऑन चेंजिंग हैंड्स एवरी डे इन अ डे आल्सो सो मेनी टाइम्स. तो मुझे नक्की किसको ऑफर करना है, तो मैं सर्टेन कट ऑफ डेट रखता हूँ. उस डेट के दिन जो शेयर होल्डर होगा उसको मुझे क्या करना है, राइट्स ऑफर करना है. सो दैट इज वेयर दैट डेट इज व्हाट वी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, रिकॉर्ड डेट. एंड रिकॉर्ड डेट जो भी रहेगा उसमें प्री डिटरमाइंड रेशियो. फिर हमको मालूम है राइट्स भी अपने को मिलते हैं 1:2 1:4, तो उस हिसाब से अपने को राइट्स ऑफर हो. चलो Preferential allotment. It refers to an issue where a listed issuer issues shares or convertible securities to a selected group of persons on a private placement basis. It is called a preferential issue. Okay. इसमें भी क्या स्पेसिफिकली लिखा है, लिस्टेड इश्यूअर होना चाहिए. ठीक है, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी अपने को मालूम है कि इट हैज टू बी डन बाय व्हाट बेटा, लिस्टेड इश्यूअर ऑब्वियसली टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. ठीक है, आगे. It does not include an offer of specified securities made through employee stock option scheme, employee stock purchase scheme, and issue of sweat equity shares or depository receipts issued in a country outside India or foreign securities. क्लियरली बोला है क्या क्या नहीं आएगा. तो ESOS, ESPS. ठीक है, अभी क्यों है बेटा, क्योंकि ये भी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ही है, बट वो लोग क्लियरली बोलना चाहते हैं कि अगर तुम एम्प्लॉइज को है ना जो चीज ऑफर करोगे वो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं आएगा, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर भी नहीं आएगा, और इवन डीआर जब आप इशू करते हो है ना इन अ कंट्री किधर आउटसाइड इंडिया और इवन फॉरेन सिक्योरिटीज, तो ये भी हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं आता है. तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या आना चाहिए उसके अंदर, क्या नहीं आना चाहिए. दैट विल मेक अ गुड आंसर फॉर. ठीक है, आगे. The issuer is required to comply with various provisions which inter alia includes pricing, disclosure in the notice, lock-in, etc. In addition to the requirements specified in the Companies Act 2014. चलो आगे. Qualified institutional placement. It refers to an issue by a listed entity to only qualified institutional buyers in accordance with Chapter 6 of SEBI ICDR Regulations 2018. It also includes an offer for sale by promoters or promoter groups on a private placement basis. But only to QIBs. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ये लोग बोलते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल, बट ये किसको हो रहा है, पब्लिक को नहीं हो रहा है इस बार. इट इज ओनली डन टू बेटा QIBs, तो ही वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट माना जाएगा. ठीक है, आगे. Bonus issue. Bonus issue of shares mean additional shares issued by a company to its existing shareholders to reward for their royalty and is an opportunity to enhance the shareholders' wealth. The bonus shares are issued without any cost to the company by capitalizing the available reserves. Okay. Cost to the investor लिखो ना, कंपनी को क्या कॉस्ट है. एक्चुअली कंपनी को तो प्रोसीजर करना ही पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, बट अपने को क्या मिलता है, अपने को तो पूरा फ्री में मिल जाता है. तो देयर इज नो कॉस्ट टू द इन्वेस्टर. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, नाउ वी हैव द डेट मार्केट. अभी डेट में ना वही था जो हमने पहले देखा था. डेट कैसे होता है, डेट का मतलब बहुत तरीके से आप कुछ भी पैसा क्या करते हो बेटा, उधार पे लेते हो तो डेट है. डेट के अगेंस्ट तुमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब डेट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स, इट कैन बी इन डिबेंचर्स, इट कैन बी इन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में भी बहुत सारे हैं, FCCB है, FCEBs है, फिर आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी हो सकता है. अलग अलग टाइप ऑफ डेट्स यू कैन गो हेड.
तो वो इनिशियली वापस वही है। आई थिंक ये तो फिर से वही जो स्टार्टिंग में अपना था, है ना, कि दो तरीके के डेट मार्केट्स है इंडिया में, एक तो गवर्नमेंट का, दूसरा किसका, कॉर्पोरेट्स का, है ना। दैट इज व्हाई व्हाट दे आर टिपिकली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलो जरा फटाफट पढ़ो। हाँ पढ़। Debt markets are markets for the issuance, trading and settlement of various types and features of fixed income securities. तो ये एक वर्ड आप ध्यान में रखोगे बेटा कि डेट होगा तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। Fixed income securities can be issued by any legal entity like central and state governments, public bodies, statutory corporation, banks and institution and corporate bodies. ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, ये सब नहीं है। तो वही है, पर या तो गवर्नमेंट इशू करेगा या तो कॉर्पोरेट्स इशू करेगा। ठीक है। The debt market in India comprises mainly of two segments. The government security market consisting of central and state government securities, zero coupon bonds, floating rate bonds, T-bills, and the corporate security market consisting of FI bonds, PSU bonds, and debentures or corporate bonds. Government securities form the major part of the market in the terms of outstanding issues, market capitalization, and trading value. ये वही है, टाइम पास, पहले वाला ही है। आगे। The trading of government securities on the stock exchange is currently through negotiated dealing system using members of the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, and these trades are required to be reported to the exchange. होल्ड, ठीक है। तो अभी है ना बेटा, आपको भी पता है कि फिलहाल ऐसा है कि डेट सिक्योरिटीज को भी पब्लिक लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉट दैट कि उनमें बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड बहुत डीलिंग्स होती है, बट एक लिस्ट करना इज लाइक गिविंग मोर कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक। ठीक है, लिस्टिंग तभी होता है जब आप एक लेवल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, जब आप एक स्टेबिलिटी रखते हो, तो दैट इज व्हाई द लिस्टिंग इज डन। अभी अगर मुझे लिस्टिंग में भी कुछ करना है तो यहाँ पे एक सिस्टम है उनका, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज द सिस्टम वेयर द डेट सिक्योरिटीज, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आर व्हाट बेटा ट्रेडेड। जैसे अपने पास से बीएसई है और एनएसई है। ठीक है, तो बीएसई का एक सिस्टम है और एनएसई का भी एक सिस्टम है जहां पे ट्रेडिंग होती है ना। बीएसई का कौन सा सिस्टम है? What is the system on which the trading on the BSE is? जैसे इधर नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है, बराबर है। बेसिकली ऐसा सोचो, वो वेबसाइट है ना, जहाँ पे ये ट्रेड्स होते हैं। अभी तुम जब डाल के एंटर करते हो तो किधर तो कुछ तो होता होगा ना जहाँ से शेयर्स घूमते हैं। वो तो डिपॉजिटरी है बेटा। हाँ जी, नो तो इंडेक्स है, वो तो इंडिकेटर है, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। पर ये जो ट्रेड्स होते हैं वो होते कौन से चीज पे? जैसे अपन लेक्चर ले रहे जूम ऐप पे, तो अपना लेक्चर हो रहा है, ऐप इज जूम। तो वो लोग, तुम जब ट्रेड पंच इन करते हो तो कुछ तो एक सिस्टम होगा ना जो तुम्हारे ट्रेड को खींचता है। ब्रोकर, नहीं, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म तो तुम्हारे लिए, पर ब्रोकर भी तो, सी यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द stock market. You are going to give the instruction to the broker. Now the broker deals with the stock market, right? तो broker और stock market के बीच का एक सिस्टम है। We are calling this as what बेटा, bolt, and इसको बोला जाता है नीट। ठीक है, तो these are my two systems, देख लेते हैं, रुक जाओ। NEET, National Exchange for Automated Trading. So this is, so NSE operates on what beta? The NEET system, a fully automated screen-based trading system which adopts the principles of an order-driven market. समझ रहे हैं तुमको? Similarly, अगर मैं BSE का डालूं तो BSE का ट्रेडिंग सिस्टम क्या रहेगा? अपने को इधर गया, इधर है, देख, बोल्ट।
ऐसा एनएससी की तरह आता तो अच्छा होता। इधर स्टार्टिंग में मिले क्या? छुट्टी कर देते। अब इधर इतना नहीं दिया है, वो एनएससी का अच्छे से मिल गया अपने को। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ट्रेडर बोल्ट ऑन बीएससी देखते रहो चलो। हाँ, ऐसा कुछ मिले तो अच्छा है, डायरेक्ट टू द पॉइंट अभी चाहिए। They launched in 1875. The and first named as Native Shares and Stockbrokers Association, the Bombay Stock Exchange has since grown. ठीक है, सिस्टम किधर है? हाँ, BSE launched its online trading system on March 14, 1995, which they named as what beta Bolt, है ना? What is the meaning of Bolt? Bolt stand for BSE Online Trading System. How to use Bolt जाने दो वो नहीं आता अपने को। बट ये जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम है, तो ये भी एक गुड टू नो थिंग है बेटा, कि जो आपके डेट सिक्योरिटीज है वो एनडीएस पे जाते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पे। बट जो अपने शेयर्स है ना, तो अपने दो मेन जो डिपॉजिटरी शेयर मार्केट्स है, बीएससी एंड एनएससी। तो बीएससी का सिस्टम है बोल्ट, एनएससी का सिस्टम क्या है बेटा? नीट। आगे द बल्क ऑफ The bulk of the corporate bonds being privately placed were, however, not listed on the stock exchanges, and the trend is changing now. तो पहले प्राइवेटली प्लेस होते थे, है ना? अब पर ऐसा नहीं होता है। अब वो लोग बोलते हैं, अभी लोग क्या कर रहे हैं, उसको लिस्ट भी करा रहे हैं। सो सी दैट, मैं वापस बोलता हूँ, बॉन्ड्स में प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड है। प्राइस फ्लक्चुएशन तब होता है ना जब तुमको प्राइस में अर्निंग्स का कुछ स्कोप हो, एंड वो तभी होगा बिकॉज डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। आपको मालूम है अभी एमआरएफ ने 3 रुपए का क्या 30 रुपए का डिविडेंड दिया? 30 का कितना? 3 रुपए का शेयर है, 1.5 लाख, डेढ़ पहुंच गया। 1.5 लाख के शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो लोग, ऐसा क्योंकि वो फिक्स नहीं है बेटा, तो वहां पे इसलिए प्राइस फ्लक्चुएशन का चांस बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता ही नहीं है। हाँ, बट ट्रेडिंग इजी होता है। अभी अगर मैंने कोई डिबेंचर लेके रखा है किसी कंपनी का, बट मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बायर कहाँ ढूंढूंगा? तो अगर मेरा लिस्टेड है, तो लिस्टेड में मेरे को इजीली कोई तो बायर मिल जाता है वैसे। ठीक है, चलो। मोस्ट ऑफ द debt securities which are privately placed are now listed either on both the exchanges or on one of the exchanges. Two depositories, National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Service India Limited (CDSL), maintain records of holding of securities in a dematerialized form. Records of holding of government securities for wholesale dealers like banks or primary dealers and other financial institutions are maintained by the RBI. अभी एनडीएस के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बोला है, पढ़ लो। Negotiated Dealing System (NDS) is an electronic platform for facilitating dealings in government securities and money market instruments. NDS facilitated electronic submission of bids or application by members for primary issuance of government securities by RBI through auction and flotation. It will provide an interface to the security settlement system. ठीक है, so that is NDS. तब आंसर वही वापस पुराना ईपी डिबेंचर। कौन है और कोई? Debentures, a vibrant security market, both equity and bond, has to play an increasingly pivotal role to facilitate fund mobilization for sustaining India's projected economic growth momentum.
A debenture being an attractive source of funding is a long-term debt instrument issued by the corporates and government to secure fresh funds or source of funding. कैपिटल. Oh, sorry, capital. Coupons or interest rates are offered as compensation to the lender. तो एक मिनट, तो ये भी याद रखना कि डिबेंचर में कूपन रेट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, इंटरेस्ट रेट. अभी डू यू नो, एक मिनट सॉरी, डू यू नो व्हाई इज द टर्म इवन कूपन रेट कम्स इनटू पिक्चर? व्हाट इज अ कूपन रेट? इंटरेस्ट रेट, बट व्हाई इज इट कॉल्ड अ कूपन रेट? पहले डिबेंचर ऐसा इसमें आते थे ना, सर्टिफिकेट्स में इंटरेस्ट कूपन्स के होते थे. सो बेसिकली क्या है, कुछ डिबेंचर्स ऐसे हैं जो आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बराबर है. तो जो पहले जब भी डीमैट नहीं होता था, तो डीमैट में ऐसा होता था कि डिबेंचर सर्टिफिकेट आता था. So basically I acknowledge the debt, right? How do I acknowledge the debt? By giving you a सर्टिफिकेट. जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है वैसा डिबेंचर सर्टिफिकेट भी आता था. तो मैंने तुमसे 100 रुपए लिए एंड मैंने तुमको उसके अगेंस्ट क्या किया, डिबेंचर दे दिया. अब तुम तो मांगने आओगे क्या बेटा, इंटरेस्ट. तो जो फ्रीली ट्रेडेड डिबेंचर्स होते थे कि मैंने वो डिबेंचर काजल को दिया, काजल से पैसा ले लिया, अभी काजल उसकी मालकिन बन गई, फिर काजल ने वो तेजस को दिया, तेजस उसका मालिक बना. अब एज अ कंपनी हाउ विल आई नो यार कि किसको देने का इंटरेस्ट? तो बेसिकली इसमें क्या होते थे, ऐसे कूपन्स अटैच होते थे. कूपन भी तुम स्ट्रिप्स पर के सोचो, कुछ भी हो सकता है, कूपन्स अटैच होते थे. तो बेसिकली अगर तेजस के पास अभी डिबेंचर है और तेजस का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो तेजस क्या करेगा, ये कूपन को फाड़ेगा और ये कंपनी को दे देगा. फिर कंपनी वो कूपन के अगेंस्ट उसको क्या देगी, उसका इंटरेस्ट रेट देगी. तो ये कूपन में एक सर्टेन रेट लिखा होता था ना, दैट इज व्हाई द इंटरेस्ट रेट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कूपन रेट. पर अगर फ्रीली नेगोशिएबल नहीं है, ठीक है, जहां पे मैं ऐसे बोलता हूं कि आई इशू काजल, ये डेट सर्टिफिकेट काजल के नाम पे, तो आप काजल को ट्रांसफरेबल तो है, बट शी हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए. जो फ्रीली नेगोशिएबल है वो सीधा हैंड डिलीवरी से ट्रांसफर होते थे. तो पहले जब भी डीमटेरियलाइज नहीं था, तो ऐसे वो कूपन्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता था, इसलिए इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है क्या बेटा, कूपन रेट्स ऑल्सो. तो मुझे कूपन फाड़ के तुमको कूपन देना पड़ता था एंड उसके अगेंस्ट फिर मुझे क्या मिलता था, मेरा इंटरेस्ट. ठीक है. Company issues non-convertible debentures to attract lenders and investors. This comes with higher interest rate. ओके, ये बोलता है कंपनी इश्यूज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स टू अट्रैक्ट लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स. दिस कम्स विद व्हाट बेटा, हायर. अभी हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू कन्वर्टिबल्स. अभी कन्वर्टिबल में इंटरेस्ट रेट कम क्यों देने का और नॉन कन्वर्टिबल में हायर क्यों देने का? तो कन्वर्टिबल्स में ऑलरेडी एक बेनिफिट है ना बेटा, कि आपको क्या दे रहा हूं मैं, बाद में इक्विटी दे रहा हूं. तो एक बेनिफिट है, तो कहीं ना कहीं तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा. तो जो कन्वर्टिबल्स है उसमें पीपल आर ओके टू टेक अ फेयरली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट अगर नॉन कन्वर्टिबल्स है तो मुझे तो एक ही कॉम्पनसेशन आपको देना है बाय वे ऑफ व्हाट बेटा, इंटरेस्ट. तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, बट हायर एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, नॉन कन्वर्टिबल, सॉरी कन्वर्टिबल. तो उधर लिखो कि दिस कम्स विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर्ड विथ व्हाट बेटा, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. पढ़. Keeping in view the larger complementary role that corporate bonds have to play alongside bank credit to financing economic activities and promoting ease of doing business in India, several policy measures have been taken by the government and the regulators to develop a vibrant corporate bond market. ठीक है. अब प्लीज अंडरस्टैंड करो बेटा कि अ बॉन्ड मार्केट इज अ स्ट्रेट रिप्लेसमेंट ऑफ अ बैंक लोन. ठीक है, कि मैं बैंक से लोन लेता हूँ, बैंक भी एक टाइम पे हाथ उठा लेती है, भाई मैं तो तुमको लोन नहीं दूँ. अब वो नहीं करना है तो आगे मैं कैसे और डेट ले सकता हूँ? तो आई कैन गो टू द पीपल एंड आस्क फॉर व्हाट बेटा, द मनी विच इज नथिंग बट मेरा बॉन्ड मार्केट है ना. आगे. Debenture is a document evidencing a debt or acknowledging its
and any document which fulfills either of this condition is a debenture. They can be either convertible or non-convertible into equity shares at a later point in time. Debenture is a written instrument acknowledging a debt to the company. It contains a contract for repayment of principal after a specified period or at a intervals or at an option of the company, and for payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on fixed date. Okay, nothing great to be explained. Again. In essence, it represents a loan taken by the issuer who pays an agreed rate of interest decided at the time of issue only during the lifetime of the instrument and repays the principal normally unless otherwise agreed on maturity. ठीक है, अभी ना हमने थ्योरी में ना बेटा ये भी पढ़ा है कि रिडम्पशन पे डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, बट ना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. कोई क्यों अग्री करेगा ना कि यार तुम मेरे डिबेंचर्स को डिस्काउंट में रिडीम करो, अनलेस यू आर गिविंग अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह. तो थ्योरी में सब कुछ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अपने को इतना कुछ ऐसा देखने नहीं मिलता. तो थ्योरी में वो लोग ऑप्शन बोल के रखा है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं मिलता. प्रीमियम पे देते हो तो शायद हो सकता है ना, पर डिस्काउंट है तो इन्वेस्ट ही कौन करने आएगा. मतलब 100 रुपए दूं और दिन वापस मिलने के टाइम पे मुझे 90 रुपए मिलेगा, कौन अग्री करेगा ऐसा. दैट Section 2, subsection 30 of the Companies Act 2013 defines a debenture which includes debenture stock, bonds, or any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. ये पढ़ के तुमको क्या समझा, ये छोटा 2 लाइन का पैराग्राफ पढ़ के क्या समझा, वापस एक बार. कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारा डेट इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर. कंपनीज एक्ट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट. वो बोलता है किसी भी तरीके का डेट एक्नॉलेजिंग इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए क्या नाम रखेगा, डिबेंचर ही रखेगा. तो उसने डिफाइन ही वैसे किया, दिख रहा है आपको बेटा, दे डिफाइन डिबेंचर है ना, विच इंक्लूड्स. तो डिबेंचर इंक्लूड करता है, तो मेरे लिए सब कुछ डिबेंचर है. डिबेंचर स्टॉक डिबेंचर है, बॉन्ड डिबेंचर है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट मेरे लिए क्या है बेटा, डिबेंचर है. वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी और नॉट. मतलब तेरा सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, मेरे लिए सारा का सारा चीज क्या है, सिर्फ डिबेंचर. बट सेबी ऐसा नहीं करता. सेबी अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्या करता है, सेग्रीगेट करता है. बोलते हैं नहीं, डिबेंचर अलग है, बॉन्ड अलग है, ईसीबीज अलग है, उसमें भी बॉन्ड्स के अंदर दुनिया भर के कैटेगरीज बना के रखे, वो सब अलग है. कंपनीज एक्ट बोलता है नहीं भाई, हमारे लिए सब कुछ क्या है, डिबेंचर ही. तो वो आपके वर्ड्स में कुछ तो लिख के रखो कि एज पर कंपनीज एक्ट एवरी डेट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट बेटा, डिबेंचर ओनली. आगे. The SEBI issue and listing of non-convertible securities regulation 2021 NCS regulation provides for issuance and or listing of debt securities. ठीक है. ओके, अभी एनसीएस में सिर्फ क्या आएगा बेटा, नॉन कन्वर्टिबल. तो मैंने कन्वर्टिबल डिबेंचर डाला तो एनसीएस में नहीं आएगा, तो किधर जाएगा. कन्वर्टिबल डिबेंचर को किधर रेगुलेट करेंगे. तो इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टिबल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे सारे के सारे आईसीडीआर में जाते हैं. एंड नॉन कन्वर्टिबल जो तेरे सिक्योरिटीज है, डेट्स नहीं है, सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टिबल आर ऑल अंडर द एनसीएस. अगेन फुल टाइम पास. टाइप ऑफ डिबेंचर्स अभी 2 मिनट देना. तो एज पर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के एंगल से है ना, डिबेंचर कैन बी व्हाट बेटा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड का मतलब क्या है, दे आर बैक्ड बाय व्हाट बेटा, चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी है ना. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट बैक्ड.
अब लॉजिकली तुम सोचो, फिर सिक्योर्ड वाले का इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि लो होगा? लो होगा, क्योंकि तुमको सिक्योरिटी दे रहे। अनसिक्योर्ड वाले का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क परस्यू होता है। इन्वेस्टर बोलते हैं मेरे को ज्यादा रिस्क आएगा तो मेरे को ज्यादा रिटर्न भी तो चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स यू कैन सी ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। फिर टेन्योर के हिसाब से, है ना, रिडीमेबल है एंड इरेडीमेबल है ना। अभी इरेडीमेबल इंडिया में तो नहीं चलता, है ना, अपने को मालूम में रिडीमेबल डिबेंचर्स तो इशू करने ही है ना। कितना? 20 साल 30 साल, 2030 ना, 20 साल 30 साल, करेक्ट है। दैट इज मेरा रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। हाँ, अभी ये जो मैंने बोला था कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है? इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ इट इज एट अ फिक्स टाइम और एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। या तो कंपनी बोलती है ये लो डिबेंचर, 5 साल के बाद आना, मैं 10 इक्विटी शेयर दे ही दूंगा, तो मिल ही जाए। दूसरा, 5 साल के बाद तुम बताओ तुमको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। पर दोनों में कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल ऑप्शनली, मतलब ऑप्शन दिया जाता है तुमको। तो मेरे को समझता है फिर ये तीनों में ऑप्शन का बात नहीं कर रहे हो, ये तीनों में कंपलसरी कन्वर्जन का बात हो रहा है ना। तो ये कंपलसरी कन्वर्टिबल है, ये तो नॉन कन्वर्टिबल ही है एंड पार्टली में भी, बट कंपलसरी जो भी कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा? ऑप्शन। अब बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी आर बेरर एंड देन रजिस्टर्ड। तो ये मैं बेरर का बात कर रहा था, जो हैंड डिलीवरी से क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। तो जो भी उसको होल्ड करता है वो उसका मालिक है फॉर अ बेरर डिबेंचर। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर में आपको कंपनी के पास रजिस्टर्ड ओनर का नाम लिखवाना पड़ता है। तो कल अगर एक रजिस्टर्ड बंदा किसी और को डिबेंचर बेच रहा है, तो यू हैव टू गो एंड गेट द अग्रीमेंट व्हाट बेटा? रजिस्टर्ड। जैसे तुम शेयर का करते हो कि मैंने अभी ये डिबेंचर इसको बेचा, कल से हर्ष उसका मालिक है, फिर हर्ष बोलेगा कल से सोनाली उसकी मालिक है। तो वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा? आपका रजिस्ट्रेशन। दीज आर द काइंड ऑफ डिबेंचर्स दैट दे आर टॉप। ठीक है, तो मेरे को लगता है खुद ही पढ़ लो अभी, इसमें मेरे को मेरा इंटरफियरेंस का जरूरत नहीं है। अगर किधर भी तुमको कुछ नहीं समझना है तो मेरे को कर, यहाँ तक तुम पढ़ो।
चलिए, सो अब ना बेटा द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर लुकिंग एट आर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब नाम से तुमको क्या समझ रहे हैं कि ये जो आपका ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, इनका जो मनी है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर, है ना। तो अगेन ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो रहे हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना, बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, जिसके लिए पैसा चाहिए, तो दे आर द पीपल आर अलाउड टू इशू व्हाट बेटा, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। अभी तुम सोचो कि आइडियली ना ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज अभी इंडिया में ज्यादा नहीं चले। इनिशियली थोड़ा सा नए नए थे तभी मोमेंटम आया था उसमें, पर बाद में नहीं चले। अभी इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं दिया, है ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चाहिए कि लोग ग्रीन डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें तो तुम उनको टैक्स बेनिफिट्स तो दे दो एटलीस्ट, लीस्ट तुम तो यही कर सकते हो। अब क्या है, इन्वेस्टर को कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, वो क्यों इशू करेगा ग्रीन डेट सिक्योरिटीज? ठीक है, ऐसा हर कोई तो नहीं होता इतना, ऐसा क्या मैं बोलूं, सोचने वाला। क्या बोला तू? हाँ, रतन टाटा के जैसा कोई सोचने वाला कि नहीं, मैं देश के भलाई के लिए वो काम कर रहा है तो वो ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो मैं लोअर कूपन रेट पे उसको एक्सेप्ट करूंगा, या मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं होता है। तो दैट इज वाई ना ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इतने चले नहीं है। तो पहले एक टाइम ऐसा भी था जब ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेशन भी नहीं था। अभी ऑब्वियसली तुम एक तरीके का सिक्योरिटीज ला रहे हो, कौन देख रहा है? रेगुलेशन क्यों चाहिए बेटा? कि तुम ग्रीन डेट के नाम पे पैसा उठा रहे हो तो रेगुलेशन तो चाहिए, टू चेक कि सच में पैसा उधर यूज हो रहा है कि नहीं, कौन चेक कर रहा है वो, है ना। तो वो चेक कैसे होगा? रेगुलेशन होगा, तुम रिपोर्ट सबमिट करोगे, तुम प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस दिखाओगे कि हुआ है कि नहीं, तुम इशू करने के पहले कुछ डिस्क्लोजर्स दोगे, वो सच है वो नहीं है, वो कोई एजेंसी से तुमने सर्टिफाई करके लाया है नहीं लाया है। तो ये सब पहले कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली जब रेगुलेशन नहीं होता है तो पीपल डोंट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। एक रेगुलेशन होता है तो हमको ट्रस्ट है कि हाँ रेगुलेशन है तो अभी थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर आई थिंक 2015 में ये लोगों ने ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के लिए भी एक रेगुलेशन लाया, एंड वो लाया यही चीज के लिए कि लोगों को क्या हो बेटा, ट्रस्ट। पर अभी ट्रस्ट तो दे दिया पर कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो दैट इज वाई अभी तक ज्यादा ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इतने हिट नहीं है अपने इंडियन मार्केट। तो वो लोग ने ये भी पता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या क्या है ना। तो वो सबके लिए अपना ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू होगा करके देखो। अ डेट सिक्योरिटी shall be considered as a green or a green debt security if the funds raised through issuance of the debt security are to be utilized for projects and or assets falling under any one of the following broad categories। तो वो लोग ने ये ग्रीन क्या क्या होगा, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज किस चीज के लिए यूज होगा, इसका पूरा अपने को क्या दिया है, एक बेटा लिस्ट दिया है। एंड इनके लिए करोगे तो ही हम क्या करेंगे बेटा, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं फटाफट, ये वापस भी आएगा, अभी एक बहुत ब्रीफ रीड मार लेते हैं फटाक करके, ये ध्यान रखने का अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किस किस में करोगे? रिन्यूएबल and sustainable energy including wind, bio, other sources of energy which are used what beta, clean technology। तो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल में क्या डिफरेंस है? रिन्यूएबल एग्जॉस्ट हो जाएगा। रिन्यूएबल जो बार बार यूज कर सकता है, एंड सस्टेनेबल जो एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। सस्टेन जैसे विंड, विंड खत्म नहीं होगा, जैसे सनलाइट, सनलाइट खत्म नहीं होगा, कोल खत्म होगा, है ना। जैसे वाटर, वाटर खत्म नहीं होगा, द साइकिल विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू। तो वो सस्टेनेबल है एंड वो क्या है बेटा, रिन्यूएबल है। तो हम लोग रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल में जा रहे हैं, है ना। फिर क्लीन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अपन ने देखा अभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया, बसेस वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए पैसा चाहिए तो भी ग्रीन डेट हो सकता है। देन बेटा क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलिएंट टू impacts of climate change, and also very important is information support system such as climate observation and early warning system। तो climate change adaptation
है ना, कि तुम क्लाइमेट चेंजेस को भी अडॉप्ट करोगे, तो तुम क्या करोगे, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जो मोर रेजिलियंट है, जो रेजिस्ट कर सकता है द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट बेटा, क्लाइमेट चेंजेस, है ना। एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अभी कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई कैलामिटी आने वाली है, तो वो आने के पहले हमें उसका एक वार्निंग मिल जाना चाहिए कि सुनामी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, है ना, तो अपने को पहले ही वार्निंग मिल जाना चाहिए। अभी क्लाइमेट चेंज विल इंटेल सो मेनी थिंग्स है बेटा, वो अपने को समझता भी नहीं है। ज्यादा हीट बढ़ना भी क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, बहुत ज्यादा बारिश होना भी क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। योर सुनामीज बोलो, अर्थक्वेक्स बोलो, साइक्लोन्स बोलो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, क्लाइमेट चेंज होने। तो यू शुड बी रेजिलियंट ऑल्सो, एंड यू शुड हैव एन अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग एफिशिएंट एंड व्हाट बेटा, ग्रीन बिल्डिंग्स। तुमने देखा है क्या ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन कलर का बिल्डिंग? सोलर पैनल। हाँ वो भी हो सकता है, पर उसको ग्रीन नहीं बोलेंगे ना। ग्रीन बिल्डिंग्स बेसिकली ऐसे कुछ बिल्डिंग्स होते हैं जहां पे बिल्डिंग में बहुत सारे झाड़ लगाते हो लोग, ऐसे। हाँ 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 हाँ, है ऐसे। तो बहुत सारे वो लोग झाड़, तो नीचे जो नहीं कर सके वो बिल्डिंग्स के थ्रू वो लोग अचीव करने का कोशिश करते हैं। These are green. ऐसे। तो दे आर कमिंग अप विद अ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऐसे ग्रीन बिल्डिंग का हो, ऐसा। These are green buildings. तो उसके लिए भी बॉन्ड चाहिए तो लोग दे देंगे। देन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ व्हाट बेटा, वेस्टेज, ठीक है। नहीं, वो स्वच्छ भारत इज रिमूविंग द वेस्ट, ये लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जैसे रिसाइकलिंग या अपसाइकलिंग, पब्लिक बोलते हैं ना, कुछ भी वेस्ट से तुम क्या करो, बेस्ट बनाओ। जैसे टायर से रोड्स वगैरह बनाते, मालूम है, टायर्स के पीसेस को शिप करके टायर से ब्रिक्स बनाते, आपको मालूम है क्या? हाँ, हाँ। सो दे हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये लोग है ना टायर्स से क्या बनाते हैं बेटा, ब्रिक्स बनाते हैं। सो बेसिकली टायर डंप इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। एंड ये जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस में सबके पास गाड़ियां है, दे हैव वेरी लेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इतनी सारी गाड़ियां तो उतने सारा टायर भी लगता रहेगा। अभी पुराने टायर्स का क्या करते हैं, तो ये लोग जाके वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डंप करके आते हैं। So there are these tire dumping grounds and they are like huge. गांजुरगन ये तो तू देख ले तो पागल ही हो जाएगी। टायर डंपिंग ग्राउंड्स मतलब देखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, देख जहां तक तेरी नजर जाएगी टायर ही टायर, टायर ही टायर। तो नाउ दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो वो कोई तो फॉरेन वाला, एक कोई तो ऐसा बंदा है, उसने फिर बोला क्या करेगा, तो दे डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। फिर एक मशीन होती है जिसमें ये लोग टायर डालते हैं, वो मशीन टायर को छोटे छोटे पीसेस में कट करती है, फिर ये लोग कुछ वो ग्लू वगैरह के उसमें मिक्सचर करते हैं एंड उसके ब्रिक्स बनाते हैं, विच आर लाइट वेट ऑल्सो एंड विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, एंड देन दैट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये सब अपने को देखना है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। एंड ये वन ऑफ द एग्जाम्पल से ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन। अभी मैंने कल ना एक रील में देखा, आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा अभी, फ्रूट पाउडर।
फ्रूट पाउडर, हाँ, तो फ्रूट लाने का, उसको डिहाइड्रेट करने का, डिहाइड्रेशन मशीन में, एंड उसका पाउडर बना के सेल करने का चालू. Which natural, no added sugars, but fruit powder is going to be a very good business in future. Maybe. अभी जो भी है, n number of uses रहेंगे. पाउडर खराब भी नहीं होता. खराब भी नहीं होता. 1-1.5 साल तक वो डिहाइड्रेटेड पाउडर वैसा ही रहता है. क्या बोलती है? और डिहाइड्रेशन मशीन में मतलब कुछ भी डिहाइड्रेट हो सकता हाँ, खाना वाना भी लो लेके जाते तो करते हैं ना. यूएस में कुछ लेके जाने का रहेगा तो और डिहाइड्रेटेड. कंटेंट बनाने की वो ट्रेनिंग करते सब अपना खाना कैसे पैक करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा सब वो डिहाइड्रेट करते हैं फिर ऐसा स्लॉट्स में पैक करते हैं और पर वापस बनाने के टाइम पे पानी डाल देने का. फिर गर्म पानी डालना. मैंने ना तुम लोग को और एक भी कुछ भेजा है. तुम लोग को मैंने 2-3 रील्स भेजे हैं. मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है. एक देख लो बाद में. कुछ तो अच्छा ही भेजा है मैंने तो फालतू नहीं भेजता तुम लोग को. कुछ तो थोड़ा काम करेगा तो ही मैं भेजूंगा. नहीं, वो एक ही टाइप में भेज सकता है. फिर देख तेरी खांसी बंद हो गई. नहीं, हाँ, वो भी है. जिसको जो चाहिए वो कभी कभी तुम लोग को स्पेसिफिकली भी आएगा, बट मैं जनरली सबको भेज. ड्रीम्स में आपका क्या हुआ इनसे? कुछ नहीं है. तारीख पे तारीख चल रही है. चलो आगे. तो सस्टेनेबल लैंड यूज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन दुश्मन, एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब झाड़ को कट करने का, एफॉरेस्टेशन मतलब झाड़ को उगाने का, है ना. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब नेचुरल सब चीजों को प्रिजर्व करने का. यार pollution prevention and control, including reduction of air emissions, greenhouse gases, control, soil remediation, waste prevention, waste reduction, waste recycling, and energy efficient emission or emission efficient waste to energy. And what beta sectors mentioned under India Cooling Action Plan launched by the Ministry of Environment, Forest and what beta climate change. तो India Cooling Action Plan में अपने को टेम्परेचर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा झाड़ लगा के, कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा सा कम करके, ऐसा. देन अभी इसमें ना ज्यादा घुसो मत. सर्कुलर इकोनॉमी, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसा कुछ कुछ आएगा. Circular economy adopting products, production technologies and processes such as design and introduction of reusable, recyclable and refurbishable material components and product circular tools and services and or eco-efficient products. Circular मतलब वो वापस यूज हो सकता है बार बार. That is the circular economy. Then बेटा blue bonds, not to say किस चीज के लिए होगा, वाटर के लिए होगा. तो पानी का सब रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन वाटर. येलो बॉन्ड्स सोलार के लिए होगा, सोलार को बूस्ट करने में, है ना. कंप्राइज ऑफ फंड रेज फॉर सोलर एनर्जी जनरेशन. देन ट्रांजिशन बॉन्ड्स बेटा. अभी 2 मिनट दो. ये अभी ना ये पॉलिसी लेवल पे ये सब आ चुका है. पॉलिसी लेवल मतलब कंट्री जो पॉलिसीज बनाती है वो लेवल पे. तो बहुत सारी कंट्रीज ने खुद के लिए 0 कार्बन के टारगेट्स दे रखे हैं. लाइक जापान बोलता है मैं 2050 तक हमारा कार्बन फुटप्रिंट 0 होगा, मतलब हम सब कुछ सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी से ही करेंगे. रशिया बोलता है 2060 तक होगा. इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है. फिर बाय 2070 हम सारा का सारा ग्रीन यूज करेंगे. मतलब सब कुछ रिन्यूएबल. नहीं, सच्ची है, सब मस्ती नहीं है. ये पॉलिसी लेवल पे वो लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हाँ, वही इंडिया का बोला हंसने लगे. कर लेंगे. देख, एवरीथिंग इज पॉसिबल. वो उतना, हाँ, वो स्लोली थोड़ा
मैं ऊपर से देख लूंगा पॉसिबल है कि नहीं। हम आपको ऊपर आने के बाद बताएंगे वो भी है। एनी अदर कैटेगरी एज में भी स्पेसिफाइड। तो ये सब के लिए क्या है बेटा, ग्रीन बॉन्ड्स होने चाहिए। एक 5 मिनट का ब्रीदर लोगे, एक 5 मिनट का ब्रीदर लो, फिर बॉन्ड। ज्यादा नहीं है अभी इसमें, तो बॉन्ड्स कवर करेंगे, मस्त सारा बॉन्ड्स कवर करेंगे। म्यूनिसिपल यहाँ तक कवर करने का आज हुआ था क्या। नहीं बात हम्म। तो अभी है ना बेटा, वी आर लुकिंग इनटू व्हाट, बॉन्ड्स। चलो, बोलता है अ बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू अ एंटिटी। तो इन्वेस्टर होता है वो किसी एंटिटी को पैसा देता है। टिपिकली एंटिटी कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, विच बोरोज द फंड्स फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट अ वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। Bonds are used by companies, municipalities, states, and sovereign governments to raise money to finance variety of projects and activities. Owners of bonds are debt holders or what beta creditors of the issuer. Yeah, the bond holders are generally like a creditor where the company is obliged to pay the amount. The amount is paid on maturity of the bond period. Generally, these bonds duration would be from 5 to 10 years. Based on the maturity period, bonds are referred to as bills. और व्हाट बेटा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स वगैरह होता है ना बेटा, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हैव अ फिक्स्ड फेस वैल्यू which is the amount to be returned to the investor upon maturity of the bond. During the period, the investor receives a regular payment of interest semi-annually or annually, which is calculated as a percentage of face value. तो ये वापस important है, interest का जो amount है, it is always calculated as a percentage of face value, and it is known as a coupon payment. These are various types of bonds issued in India. अब इंडिया में अलग अलग तरीके के कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं, तो ये अगेन बहुत ब्रॉडली वो लोग ने दिया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट वगैरह इशू करते हैं या पीएसयू करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है ना। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलग बॉन्ड्स इशूड है, एंड देयर आर टैक्स सेविंग्स बॉन्ड। अभी टैक्स सेविंग्स बॉन्ड कौन से बॉन्ड्स है, जिसमें अपने को डिडक्शन वगैरह मिलता है ना। अपने अपने को पता है, अपने पढ़ा 80C में यू गेट अ डिडक्शन एंड ऑल दोज आर व्हाट बेटा, टैक्स सेविंग्स बॉन्ड्स। अभी टैक्स सेविंग बॉन्ड्स का एक और टैक्स सेविंग्स का वेरिएंट नहीं है, बट इसका एक पैरेलल चलता है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स। तो टैक्स फ्री एंड टैक्स सेविंग में फर्क क्या है बेटा, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में आपको डिडक्शन मिलता है, टैक्स फ्री में जो इंटरेस्ट वगैरह है उस पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स सेविंग्स बॉन्ड्स का इंटरेस्ट पे टैक्स वगैरह लगता है, पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे वो लोग ने दिया नहीं है, बट ये आपके सिर्फ टैक्स सेविंग्स बॉन्ड्स दिए। So all these bonds are listed on NSE and BSE, hence can be also easily liquidated and sold in the open market. ठीक है, so these are kind of what बेटा आपका टैक्स का बॉन्ड्स का एक छोटा सा ये पढ़ लीजिए बेटा, गवर्नमेंट क्या क्या है इतना तक पढ़ लो। अरे एसी पंखा कुछ तो लगा, ऐसा कैसा बैठा रहे हो तुम लोग।
डन। अभी एक अलग तरीके के बॉन्ड पे आते हैं विच इज कॉल्ड एज अ मसाला बॉन्ड। अभी ये आगे भी आएगा, बट अभी समझ के ले लो बेटा मसाला बॉन्ड क्या है। एक नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग मसाला बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ ईसीबी, ठीक है। एक नॉर्मल फॉरेन बॉन्ड में क्या होता है, फॉरेन डिनोमिनेटेड बॉन्ड में क्या, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, ठीक है। सो अब मान के चलते हैं ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में एक एक्स लिमिटेड है जिसको पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है बेटा, वो एक फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू करेगा। अब जब ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू करता है तो इधर यूएस का कोई तो इन्वेस्टर होगा, फर्म होगा, इंडिविजुअल होगा, वो अपने को क्या करेगा, बॉन्ड के बदले फंड्स देगा। अब फॉरेन करेंसी का मेन पार्ट ये है कि फंड्स आर इन फॉरेन करेंसी, फंड्स आर इन व्हाट बेटा, फॉरेन करेंसी। अब अगर मैं जनरली सोचूं तो मेरे को तो ये समझता है कि ये इंडिया वाला जो पैसा रेस कर रहा है, खर्चा तो इंडिया में ही करना होता होगा, तो उसको क्या मिलता है बेटा, डॉलर्स मिलता है। उसको डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है व्हाट बेटा, रुपीज में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ व्हाट बेटा, इशू स्टेज। तो ये इशू ऑफ बॉन्ड्स के टाइम पे है ना बेटा। अब आफ्टर द इशू ऑफ बॉन्ड उसको पीरियोडिकली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको रीपे भी तो करना पड़ेगा ना बेटा बॉन्ड का पैसा। तो जब भी इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम आता है या जब भी रीपेमेंट का टाइम आता है ना, तो क्या करना पड़ता है, तो हमको वापस रुपीस को क्या करना पड़ता है, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड ये डॉलर फिर व्हाट बेटा इंटरेस्ट या रीपेमेंट बोल के फॉरेनर को देना पड़ता है। तो ये पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉरेक्स रिस्क जो है वो किस पे है बेटा, इंडिया के बंदे पे। फॉरेक्स रिस्क जो है वो इंडिया के बंदे पे। अभी ये चीज ना हो इसीलिए मसाला बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अभी मसाला इज जस्ट अ टर्म टू रिप्रेजेंट इंडिया, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ मसाला एंड स्पाइसेस, दैट इज व्हाई द बॉन्ड्स आर व्हाट बेटा, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कि मसाला के लिए कुछ फंड करने के लिए अपन बॉन्ड लेने, ऐसा अपने को ग्रीन बॉन्ड्स वही था, राइट, ग्रीन बॉन्ड्स फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, तो अपन ने मसाला बॉन्ड फॉर मसाला, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो लोग ने बोला मसाला बॉन्ड क्या है, तो मसाला बॉन्ड इज अ वेरी टिपिकल रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मसाला बॉन्ड्स व्हाट बेटा, रूपी डिनोमिनेटेड। तो अब जब मसाला बॉन्ड्स में मैं एज ए इंडियन कंपनी बॉन्ड इशू करूंगा, ठीक है, सो से अपूर्वा इज समबडी इन द फॉरेन, मैं अगर अपूर्वा को मसाला बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं तो इट इज नॉट माय लुकआउट टू गेट द मनी इन फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्ट इट इनटू रुपीस, द इन्वेस्टर हैज टू पे मी इन व्हाट बेटा, रुपीस। तो जो फॉरेक्स का जो रिस्क है ना, वो सामने गया किस पे बेटा, इन्वेस्टर पे। जब रिडम्पशन या इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा, मैं फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं दूंगा, मैं सीधा सामने वाले के हाथ में रुपीस टिकाने वाला हूं। अब सामने वाला हैज टू गेट इट व्हाट बेटा, कन्वर्टेड, ठीक है। अब फिर नॉर्मल फॉरेक्स बॉन्ड के अगेंस्ट तुम सोचो मसाला बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सामने वाला रिस्क ले रहा है, एंड वी नो जिधर ज्यादा रिस्क है उधर ज्यादा रिटर्न्स तो उनको देना ही पड़ेगा। तो वेयर द नॉर्मल बॉन्ड्स का रेट इज अ लिटिल लोअर, मसाला बॉन्ड्स हैज टू ऑफर अ हायर अमाउंट ऑफ व्हाट बेटा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अभी इसमें ना we have not done it, but I still want us to understand when we are talking about rupee strengthening और rupee weakening, ये थोड़ा forex वाला पार्ट है, but before even you read मसाला bonds ये थोड़ा समझ के ले लो कि ये क्या है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि $1 जो 80 रुपीज का था,
आज वो $1 इज से ₹85 है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ या डेप्रिशिएट हुआ? हुए क्या? सबको जवाब देना है। रुपया अप्रिशिएट हुआ या डेप्रिशिएट हुआ? अप्रिशिएट हुआ नहीं, रुपी डेप्रिशिएट हुआ। देख कैसा होता है मतलब में, ये क्या बोलते हैं, पहले $1 खरीदने के लिए ₹80 लगता था, तो ₹80 में $1 आता था। अब वही $1 खरीदने के लिए ₹85 लगेगा, मतलब रुपी का परचेसिंग पावर कम हुआ। रुपी का परचेसिंग पावर कम हुआ ना बेटा। अब रुपी का परचेसिंग पावर कम हुआ तो रुपी क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। कॉन्सिक्वेंटली डॉलर क्या हुआ बेटा, अप्रिशिएट। समझा? तो सर हमेशा क्या अपन $1 इज इक्वल टू सर्टेन रुपीज में ही कर सकते हैं? हाँ, अभी ये ना बात करने के तरीके होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है, एक फॉरेन करेंसी के लिए कितना रुपया लगेगा, दैट इज व्हाट डायरेक्ट कोट। ठीक है, जैसे तुमको ब्रेड खरीदने का है तो तुम बोलते हो ये ब्रेड का कितना रुपया है ना, तो दैट इज व्हाट यू कॉल डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट्स भी होते हैं जहां पे मैं बोलूंगा फिर ₹1 इज इक्वल टू $0.038। So how many units of foreign currency for 1 unit of Indian currency is a indirect quote. Direct quote is how many units of Indian rupee for 1 unit of foreign currency. तो हमेशा बातें इनडायरेक्ट बातें डायरेक्ट कोट में ही की जाती है। ओके, अभी क्या होता है बेटा कि ये जो 80 का 85 होना अच्छी बात है या बुरी बात है? आइडियली तो बुरी बात ही है, पर है ना फॉरेक्स इज अ वेरी वेरी अलग दुनिया। ये डिपेंड करता है कि तुमको पैसा लेने का है या तुमको पैसा देने का है। अगर तुमको पैसा देने का है, जैसे कि मैंने लोन लिया हुआ है डॉलर में और मुझे वापस देना है डॉलर, तो जब मैंने लोन लिया ये वाला रेट पे, तो इधर $1 वॉज वॉट बेटा ₹80। तो से मैंने लोन लिया $1 लाख का, तो मैं $1 लाख बैंक के पास लेकर गया, बैंक ने मुझे उसके लिए 80 लाख रुपए दी। एंड अब वही मुझे जब $1 लाख को रीपे करने का है, अब मुझे बैंक के पास कुछ तो पैसे लेके जाने पड़ेंगे ना, ताकि मुझे $1 लाख मिले। अब मुझे 85 लाख रुपीज लेके जाने पड़ेंगे, तो मेरे लिए तो वो बुरी बात हो गई ना यार। ठीक है, पर अगर मुझे पैसा मिलने वाला है तो इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि शायद यहाँ पे मिलता तो ₹80 मिलता, अगर वही यहाँ पे मिलने वाला है तो 80 का 85 मिलेगा, है ना ऐसा। तो इट इज वेरी टिपिकली एवर चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि यार तू बायर है कि तू सेलर है, तुझे पैसा मिलने वाला है कि देने वाला है, रुपये ऊपर गया है या नीचे गया है, उस पर पूरा तुम्हारा काम सेट होता है। अपने लिए आप सोचो कि ये रिस्क रिस्क कब होगा, रिस्क कब होगा, जब रूपी क्या होगा बेटा, डेप्रिशिएट होगा। इतना तो लॉजिकली समझता है क्या तुमको बेटा कि नॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स में रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है जब रूपी डेप्रिशिएट हो, मतलब आज मैंने पैसा लिया है, मुझे 10 साल बाद लौटाना है। ठीक है, अब एक्चुअली में वो एक स्टैटिस्टिक आया है कि $1 वॉज अराउंड $1 वॉज अराउंड ₹50, आई थिंक 20-30 years बैक, 20 years बैक आई गेस। वो आज कितना हो गया, 85 हो गया। तो जिसने 20 साल का एक लोन लिया था वो तो खून के आंसू रो रहा है अभी, है ना। उसने लिया था तब उसको $1 लाख का लोन लिया रहेगा, उसको 50 लाख मिले होंगे। आज वही $1 लाख चुकाने के लिए उसको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो उसके हाथ में क्या आएगा बेटा, $1 लाख आएगा, 80 भी नहीं 85 लाख। तो वो बहुत ट्रिकी है, एंड ये ना हो इसके लिए पब्लिक बोला फिर लेट अस कट ऑफ दैट एक्सचेंज पार्ट, लेट अस ट्राई एंड इशू बॉन्ड्स इनटू व्हाट बेटा, जो डिनोमिनेटेड है इंडियन रुपीज में, ताकि मैं जब बॉन्ड दू मुझे डायरेक्टली रुपया हाथ में, एंड मैं जब रीपे करूं मैं डायरेक्टली रुपी पे करूं। इट इज एज गुड एज इन टेकिंग लोन इन इंडिया ओनली, कि इंडिया में भी मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे तो रुपया देगा, मैं बैंक को रिपे करूंगा तो मैं भी क्या करूंगा बेटा, रुपया ही रिपे करूंगा। इंटरेस्ट तो मुझे देना है बट एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी रिस्क नहीं चाहिए। अब ऑब्वियसली तुमने रिस्क पुश किया इन्वेस्टर पे, क्योंकि अभी इन्वेस्टर का हेडेक हो गया ना कि उसको डॉलर्स को कन्वर्ट करके रुपी में फिर मुझे लोन देना पड़ेगा, मैं रुपी दूंगा तो उसको रुपी को डॉलर्स में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज द इन्वेस्टर इज नाउ टेकिंग अ हायर रिस्क, इन्वेस्टर विल पुश फॉर व्हाट बेटा
definitely a higher return. So that is how we look at your masala bonds. Are we very clear? पर ये ठीक है. सेलर हेज भी कर सकता है ना. काम तो है ना, hedge is not always successful. hedge में भी रिस्क तो है ही ना. हेज फ्यूचर में क्या होने वाला प्राइस कोई नहीं बता सकता, और हेज में भी तो क्या कर सकता है, लॉस को मिटिगेट कर सकता है, एलिमिनेट तो नहीं कर सकता. कुछ तो लॉस होता ही है ना बेटा. तो पब्लिक लॉस को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? रुपए में काम करो तो लॉस तो होने का कोई चांस ही नहीं है अपने ऐसा. So with a unique name, masala bonds, R, rupee denominated borrowings by Indian companies in the overseas market. पर है ना, मसाला बॉन्ड्स भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि है ना, why would somebody want to take the forex risk for procedure for just a little bit of what बेटा interest. तो है तो सही, पर इतना फेमस नहीं है. क्योंकि कैसा है मालूम है, मैं इशू करने के लिए लाख रेडी हूँ, सामने खरीदने वाला तो चाहिए. खरीदने वाले नहीं रहेगा तो तेरा इशू सक्सेसफुल भी कैसे होगा. तो यू हैव टू फाइंड दोस पीपल हु आर रेडी टू टेक द फॉरेक्स रिस्क, हु विल गिव मी मनी इन व्हाट बेटा, इंडियन रुपीस, फॉर माय मसाला बॉन्ड टू बी गेटिंग व्हाट सक्सेसफुल, जो बहुत कम है. दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर ओवरसीज बोरिंग्स इन द सेंस दैट in the other borrowings the currency is normally dollar, euro, yen, etc., whereas masala bonds are what beta, rupee denominated. The advantage of issuing a masala bond is that the company does not have to worry about the depreciation in the rupee in comparison to what beta, other bond. We don't have to worry about what depreciation in the rupee in comparison to other bond instruments that are denominated in what beta, foreign currency. ठीक है. मैंने इसका एक छोटा सा ये पढ़ लेते फिर मैं पकड़ता हूँ. चलो. This is normally a big worry for the companies while raising money in the overseas market. क्या रूपी depreciate होना. If the rupee weakens मतलब depreciates at the time of redemption of the bonds, है ना, the company will have to pay more rupees to repay the dollars. I think ये लाइन के लिए मैंने पूरा पहले बैकग्राउंड बना के तुमको एक्सप्लेन किया है कि ये लाइन पे तुमको दिक्कत ना आए. ये समझा, अगर पेमेंट करने के टाइम पे रूपी वीक हो गया तो अपने को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना. Many companies which have raised funds via foreign currency convertible bonds found themselves in a great difficulty as the rupee had depreciated very sharply during what बेटा, global financial crisis. तो ये 2008 में मालूम है वो क्राइसिस हुआ था, लीमन ब्रदर्स वाला. तभी रूपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ था. तो प्रॉब्लम ये था, फिर पहले जो लोगों ने बॉन्ड्स वगैरह लेके रखे थे, इशू करके रखे थे, एंड जब उनको रिपेमेंट करने का टाइम आया तो रूपी तो भारी मात्रा में डेप्रिशिएट हो चुका था. तो उनकी फिर वो रिपेमेंट करते करते फुल वाट लग गई. तो वो लोग को बहुत क्राइसिस सिचुएशन है. In order to compensate the risk of currency depreciation, the buyer of the masala bond will get a higher coupon rate and therefore earn what beta, higher yield. Buyer मतलब investor, right? The masala bonds were reckoned under both corporate debt and external commercial borrowings of what beta, foreign portfolio investment. तो पहले वो दोनों में आते थे, कॉर्पोरेट डेट में आते थे, ईसीबी में भी आते थे. अभी उसको प्रॉपर ईसीबी में ही डाला हुआ है. The Reserve Bank of India recently amended the regulation and currently treats masala bonds under what beta, ECB category only, where a borrower needs to seek RBI's approval to sell those securities. The provisions in respect of the maturity period, all-in cost ceiling and recognized lenders of the masala bonds are as under. अभी ये ना बाद के चैप्टर में थोड़ा अपने को ज्यादा समझ में आएगा, बट पढ़ लेते. Maturity period. Minimum original maturity period of a masala bond raised up to कितना, 50 million USD equivalent in INR. तो 50 million USD इक्विवेलेंट INR आप रेज करते हो तो उसका मिनिमम मेच्योरिटी होना चाहिए 3, और $50 मिलियन के ऊपर वाला अगर आप करते हो तो उसके लिए 5 साल. ऑल इन कॉस्ट सीलिंग. ऑल इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी हम बॉन्ड इशू करेंगे वी विल इनकर कॉस्ट. व्हाट कॉस्ट? सबसे मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज इंटरेस्ट, बट अदर देन दैट ऑल्सो प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, इशू एक्सपेंसेस होगा. तो देर इज अ ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम इतना खर्चा करना चाहिए. सो बोलते थे ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ऑफ सच बॉन्ड्स विल बी 300 basis points ओवर द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ऑफ करस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी. अब ये लोग क्या बोलते हैं 300 basis points का मतलब क्या है? सिंपली 3%. 100 basis points का मतलब 1% होता है. तो ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम जो
मेच्योरिटी का बॉन्ड इशू करना चाहते हो 5 इयर्स का, मान के चलो 5 साल का, तो तुम देखो 5 साल का बॉन्ड का गवर्नमेंट का यील्ड क्या है, तो हम लोग बोला 5%। फिर तुम्हारा ऑल इन कॉस्ट सीलिंग कितना होगा, मैक्सिमम 5% प्लस 300 बेसिस पॉइंट, दैट इज 3। तो तुम ज्यादा से ज्यादा टोटल मिला के 8% के जितना ही खर्चा कर सकते हो। तुम्हारा ऑल इन कॉस्ट पे वो लोग ने क्या रखा है बेटा, सीलिंग रखा है, दैट इज व्हाट 8। ओवरऑल 5 साल का अगर इशू किया है बॉन्ड तो इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के, हाँ, जो ओवरऑल कॉस्ट आपका सीलिंग होगा वो कितना होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट का 5 इयर्स वाला रेट है, प्लस कितना ऐड कर सकते हो तुम, 3% उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स। अभी इसका लिस्ट तो नहीं दिया है, बट वो अपने को मिला है मास्टर डायरेक्शन नंबर 5 के थ्रू, जो आरबीआई इशू करता है, इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। अभी मास्टर डायरेक्शन अपन ओपन करने नहीं चाह रहे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल व्हाट बेटा, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। अभी एज अगेंस्ट नॉर्मल बॉन्ड, मसाला bonds are considered as safer way of raising funds from international investors by Indian corporates, as they are rupee denominated bonds, whereas the investor gets the benefit of a slightly higher rate of interest as against the normal bonds. Issuer enjoys safety in terms of decrement in rupee value against what beta, foreign currency. So decrease in rupee value बोलो, diminish बोलो, weakening बोलो, वो सेम। अभी ना इसका ऐसा, मैं आपको जो बता रहा था इसका ऐसा सोचो बेटा, एक है ना मोटा लड़का है, ठीक है, और एक पतला लड़का है, ठीक है। तो मोटा क्या बोलता है, मैं अकेला तेरे 4 के बराबर है, मैं अकेला तेरा 4 के बराबर। तो अभी इसमें वीक कौन है, एक जो एक डिनोमिनेटेड है वो वीक है, या जो 4 डिनोमिनेटेड है वो वीक है। 4 डिनोमिनेटेड है वो वीक है ना, क्योंकि ये एक अकेला इनके 4 के बराबर है। फॉरेक्स को समझने का बेस्ट तरीका है, बट $1 इज 85 रुपीज। तो $1 इतना स्ट्रांग है कि वो 85 रुपीज के बराबर है। तो अभी स्ट्रांग कौन है इनमें, डॉलर स्ट्रांग। अब क्या हो गया, इसमें दो बातें हो सकती है, एक मोटा और मोटा हो जाए, पतला और पतला हो जाए। अगर मोटा और मोटा हो गया तो अब मोटा आके क्या बोले, पतला उतना ही है, पतला चेंज नहीं हुआ है, पर अभी मोटा के बोला रहे अब मैं एक तेरे 6 के बराबर है। अब टेक्निकली ये वाला पतला नहीं हुआ है, ये वाला मोटा हो गया, बट इवेंचुअली क्या हो गया, बिकॉज ये स्ट्रांग हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, वीक हो गया, बराबर है, ये स्ट्रांग। हाँ, ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है कि मोटा उतना ही रहे पर पतला वाला और पतला हो जाए, एंड दिस 4 का क्या बन जाए 5, तो भी इवेंचुअली व्हाट बेटा, द पतला वाला हैज व्हाट बेटा, वीकेंड। तो यही ना रूपी और डॉलर का भी है, कि आज को ना अगर हम बोलते हैं $1 इज ₹80, ठीक है, तो कल को अगर $1 बिकम्स ₹82, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रूपी डेप्रिशिएट हुआ है। इट कुड बी ऑल्सो पॉइंट कि डॉलर हैज अप्रिशिएटेड, इवेंचुअली पुटिंग डाउन व्हाट बेटा, द रूपी। डॉलर इज अप्रिशिएटेड, इवेंचुअली पुटिंग डाउन व्हाट बेटा, रूपी। तो इसमें ना अपन ये नहीं बोल सकते इंडिया खराब परफॉर्म कर रहा है, भाई डॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। एंड इधर ही निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट था, हाँ मैं उधर ही लेकर आ रहा हूँ, इधर ही निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट था, जब लोग बोल रहे थे ना कि डॉलर इज वीकनिंग, डॉलर इज वीकनिंग, तो शी केम बैक स्ट्रांग एंड सेड डॉलर इज नॉट, सॉरी, रुपी इज वीकनिंग, रुपी इज वीकनिंग। सो लाइक रुपी इज नॉट वीकनिंग, डॉलर इज गेटिंग स्ट्रांग। एंड पब्लिक ने बहुत मजाक उड़ाया था, बट पब्लिक को समझ नहीं रहा व्हाट शी वांट्स। अभी आई एम नॉट सेइंग मे बी शी इज राइट और रॉन्ग, बट व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से, ये तुम समझने की कोशिश करो। तुम बेवकूफ की तरह बाहर जाके मत बोलना, तो समझ रहे, वो ये नहीं बोल रही है कि पतला और पतला हुआ, वो ना मोटा और मोटा हो गया यार। तो हम अभी जो पहले एक मोटा 4 के बराबर था, अभी एक मोटा 5 के बराबर हो गया, वो पतले का क्या गलती है, इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू टेल अस। ऐसा, तो वो मैं उस पे आना ही चाह रहा था, मैं बोला पर ये खत्म कर लो फिर आओ। तो ना ये बहुत जनरल बात है, यूएस प्रोफेशनल शुड अंडरस्टैंड कि यार ये मतलब क्या वो बोलना चाहते हैं करके। एट पॉइंट मैं मतलब शी डज नॉट टॉक्स ऑलवेज नॉनसेंस,
but you have to understand what she is trying to tell us. क्लियर समझ रहा है? हाँ, तो ये वो गेम है बेसिक। आगे तो यहां तक क्लियर है अपन? ये कुछ वीकनिंग वगैरह लिखना है तुमको, कुछ रेफरेंसेस पोस्टेट निकाल के, क्या वीकन हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग है, याद रहेगा बाद में अच्छे से, ठीक है? मसाला बॉन्ड ना याद रखना। देन अपने पास है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर सिंपली इशूड बाय म्युनिसिपैलिटीज एज द नेम सेज। तो म्युनिसिपैलिटी को बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा चाहिए। तो पैसा कौन इशू करेगा? मतलब पैसा कहाँ से आएगा? म्युनिसिपैलिटीज विल इशू और बेटा म्युनिसिपल बॉन्ड्स, गैदर मनी। जैसे अभी से अपने को बीएमसी को कोस्टल रोड बनने का है, तो कोस्टल रोड बनने के लिए पैसा तो चाहिए यार। पैसा कहाँ से लाएंगे? या तो बोरो करेंगे सेंट्रल से, या कोई फॉरेन से बोरो करेंगे, तो पब्लिक से भी कर सकते हैं। तो दे विल इशू और बेटा म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मुनी बॉन्ड्स। अभी ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स, मुन्नी बॉन्ड, तुमको जो बोलना है बोलो, है ना? द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नॉट द रूरल, अर्बन, ध्यान रखना, and agencies issue these bonds. Municipal bonds are issued when the government body wants to raise funds for projects such as infra related roads, airports, railway stations, schools, and so on. SEBI issued a guidelines in 2015 for what beta urban local bodies to raise funds by issue of municipal bonds. Municipal bonds existed in India since what beta 1997, sorry. Bangalore Municipal Corporation was the first urban local body to issue municipal bonds in India. तो 1997 में शायद बैंगलोर ने किया था। Then Ahmedabad followed the Bangalore in the succeeding year, मतलब 1998 में शायद, है ना? Municipal bonds lost their ground after initial investment attraction, पहले आया फिर गया, क्योंकि वापस कुछ रेगुलेशन नहीं था। तो बाद में गाइडलाइंस का भी आया 2015 में, है ना? It received and failed to raise desired amount of funds. To revive the municipal bonds, SEBI came up with the guidelines for the issue of municipal bonds in what बेटा 2050। तो रिवाइवल अटेम्प्ट था SEBI का कि वो लोग ने क्या किया है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को के लिए गाइडलाइंस इशू किया है। जरा देखे तो ये देखो, ऐसा कुछ कुछ आपको दिखेगा, लिस्ट ऑफ व्हाट बेटा म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया। अभी वो लोग ने लाइन वाइज नहीं दिया है, बट अपने को मालूम है दिया है अपने को ना। बेंगलुरु 1997 में पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था। पर्पस क्या था? सिटी रोड्स एंड ड्रेन्स के लिए। इशू साइड कितना कितना था? 125 करोड़ ही होएगा, करेक्ट है? फिर उसके बाद अहमदाबाद ने देखो 1997 के बाद 1998 में किया था। फिर देखो 2002, 4, 5 फटाफट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चल रहा था, है ना? तो 2, 4, 5 में धड़ाधड़ वो लोग ने मारे। फिर देयर वाज आल्सो चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, नासिक, इंदौर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, बॉन्ड्स। बट ऑफ लेट देखो आपको कोई डेट नहीं मिलेगा। 2010, 5, 13, 12, 8, 2, 10, 4, 7, क्या बोल रहे हैं? 13। हाँ 13 लास्ट पकड़ के चलो। तो वही हो गया ना। फिर 15 में वो लोग ने लाया तो सही रेगुलेशन, बट वो क्या बोले कि बॉन्ड्स हैज लॉस्ट द ट्रैक्शन, उनका इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ उसमें। तो दिस इज हाउ दे आर लुकिंग एट व्हाट बेटा आपका म्युनिसिपल। तो आज यहीं पर रुक जाएंगे एंड अभी कल जो अपना एएफ का कैटेगरी है वो हम लोग करेंगे। अभी एएफ में बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलेंगी। इट्स अ बिग अम्ब्रेला टू स्टडी।